नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जड़ से समझने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, तारीखें और परिभाषाएं याद रखना थोड़ा बोरिंग और मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में साफ हो जाता है तो वही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है और ये सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। आज के टॉपिक को एकदम सरल भाषा, असली लॉजिक और एग्जाम में काम आने वाली क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो अगर आप भी समझने में भरोसा रखते हैं, रटने में नहीं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जब हम यूरोप का नक्शा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमेशा से ही बड़े बड़े देशों या नेशन स्टेट्स का कॉन्टिनेंट रहा होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप आज की तरह अलग अलग देशों में नहीं बटा था। तब ज्यादातर हिस्सों पर बड़े बड़े साम्राज्यों और शक्तिशाली राजवंशों का राज हुआ करता था। तो लोग अपने आप को फ्रेंच या जर्मन नागरिक नहीं कहते थे। उनकी पहचान उनके राजा या शासक से होती थी। उनकी वफादारी किसी देश के प्रति नहीं बल्कि अपने राजा या सम्राट के प्रति होती थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप इतना बदला कैसे। इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की लहर कैसे उठी, ये नेशन स्टेट होता क्या है और ये सोच वक्त के साथ कैसे बदली। साथ ही हम देखेंगे कि क्रांतियों और कल्चर और अर्थव्यवस्था ने इस पूरे बदलाव में क्या भूमिका निभाई। और वीडियो के अंत तक हम जर्मनी और इटली के एकीकरण को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जब राष्ट्रवाद आया तो महिलाओं को इससे दूर रखा गया था। अगर 1789 से पहले के यूरोप को एक शब्द में कहे तो उसे कहना होगा फ्रैगमेंटेड, यानी टुकड़ों में बटा हुआ। यूरोप कोई एक देश नहीं था बल्कि छोटी छोटी रियासतों यानी किंगडम्स और डचीज में बटा हुआ था। हर इलाके का अपना अलग राजा, अपना अलग सिस्टम और अपने अलग नियम। इस वजह से लोग खुद को किसी एक राष्ट्र का हिस्सा मानते ही नहीं थे। कोई अपनी भाषा से पहचाना जाता था तो कोई अपने इलाके से। एक देश या एक संचालन, कॉमन गवर्नमेंट, इन सभी चीजों का ख्याल तो अब तक पैदा ही नहीं हुआ था। फिर आता है 1789 का साल, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये यूरोपियन इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजा का एक छत्र राज, इस चीज को खत्म कर दिया। अब ताकत किसी राजा के खानदान से नहीं बल्कि जनता से आने लगी थी। लोग अब राजा की प्रजा नहीं थे बल्कि देश के नागरिक बन गए थे। कानून सबके लिए एक बराबर हो गए और पुराने जमाने के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। सबसे बड़ी बात, देश की किस्मत अब लोगों के हाथ में आ गई थी। इसी सोच ने एक साझा पहचान बनाई। इसी को हम कलेक्टिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, जो आगे चलकर नेशनलिज्म की बुनियाद बनी। अब यहां एक सवाल बार बार आ रहा है, आखिर ये नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं होता। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग एक साझा पहचान शेयर करते हैं, चाहे वो उनका इतिहास हो, उनका कल्चर हो या उनकी भाषा। यहाँ कानून सबके लिए एक जैसा होता है और असली पावर किसी एक राजा के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। एक एम्पायर हमेशा राजा के हिसाब से चलता है, लेकिन एक नेशन स्टेट लोगों के हिसाब से चलता है। इसी आइडिया ने यूरोप में क्रांति ला दी थी। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ राजनीति या कानून से लोग एक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कल्चर का रोल शुरू होता है। एक जैसी भाषा ने लोगों को आपस में जोड़ा और बातचीत आसान बनाई। लोक परंपराओं यानी फोक ट्रेडिशंस, पुरानी कहानियों और पूर्वजों के इतिहास ने लोगों को दिल से जोड़ा। और जब देश के नए सिंबल्स आए जैसे कि झंडा और राष्ट्रगान, तो ये एकजुटता और मजबूत हो गई।
कल्चर ने लोगों को एहसास कराया कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। अब एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसने यूरोप के कानूनी ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। इस कोड ने साफ कहा, कानून के सामने सब बराबर है, जन्म से अधिकार पर मिलने वाले फायदे खत्म कर दिए गए और हर जगह एक जैसा सिस्टम लाया गया। ये क्रांतिकारी विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी कम थी और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बराबरी तो आई, पर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं आया। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। अब एक सिंपल सवाल, अगर लोगों का कारोबार यानी बिजनेस और ट्रेड आपस में जुड़ जाए, तो क्या वो लोग आपस में नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। यूरोप में भी यही हुआ। जब अलग अलग इलाकों के बीच आर्थिक एकता बनी और बाजार जुड़े, तो लोगों ने अपने फायदे देखना शुरू कर दिया। व्यापार ने दूर दूर के इलाकों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया, और जब पैसे और कारोबार का लेना देना बढ़ता है, तो राजनीति में भी एक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए कई बार पहले इकोनॉमी जुड़ी, फिर देश बने। 1834 में बना ज़ोल्वरीन। ये कोई मामूली समझौता नहीं था। ये जर्मन स्टेट्स के बीच एक कस्टम्स यूनियन था, जिसने व्यापार के बीच की सारी रुकावटें को हटा दिया। इसका मतलब था, अब सामान बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के इधर उधर जा सकता था। इससे कारोबार बढ़ा और एकता मजबूत हुई। इसमें एक चालाकी ये थी कि ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखा गया था ताकि प्रशिया को लीडरशिप मिल सके। इसी आर्थिक एकता ने आगे चलकर जर्मनी के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की राह साफ कर दी। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो लाइक और शेयर तो बनता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। 1830 का साल यूरोप के लिए हंगामे वाला रहा। फ्रांस में लोगों ने फिर से बगावत कर दी और बर्बन खानदान की बादशाहत को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, जहां राजा तो था, पर वो कानून के नीचे था। फ्रांस की इस आग ने पूरे यूरोप को जोश से भर दिया था। बेल्जियम ने भी इसी का फायदा उठाया और डच राज के खिलाफ आवाज उठाई, और वो आज़ाद होने में कामयाब रहा। ये नेशनलिज्म की शुरुआती जीतों में से एक थी। 1848 में यूरोप के कई हिस्सों में एक साथ विद्रोह शुरू हो गए। इन्हें लीड कर रहा था पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। उनकी मांग बहुत साफ थी, एक ऐसी सरकार जो कानून से चले और देश एक हो, नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये लोग पूरी तरह एकजुट नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पुरानी राजाओं के पास फौजें थी, आर्मीज थी। इन क्रांतियों को कुचल दिया गया। अब भले ही ये मूवमेंट्स तब फेल हो गए थे, पर नेशनलिज्म के बीज तो लोगों के दिमाग में बोए जा चुके थे। जर्मनी पर आते हैं। जर्मनी का एकीकरण एक बहुत ही कड़े लीडरशिप के नीचे हुआ। इसका सारा क्रेडिट जाता है प्रशिया को और उसके मेन दिमाग ओटो वॉन बिस्मार्क को। बिस्मार्क का मानना था कि बातों से कुछ नहीं होगा। देश को यूनाइट करने के लिए, एकजुट करने के लिए ब्लड एंड आयरन यानी खून और लोहे की पॉलिसी चाहिए। उन्होंने डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों का इस्तेमाल किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया गया, और हर जीत के साथ प्रशिया और ताकतवर होता गया। आखिरकार 1861 में जर्मन एम्पायर का ऐलान हुआ, और इसी तरह जर्मनी एकजुट एक नेशन स्टेट बन गया। अब जर्मनी के बाद इटली की बात होती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात ज्यूसेप्पी मजीनी के बारे में कर लें। मजीनी को हम इटालियन नेशनलिज्म की आत्मा भी कह सकते हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक बड़े विचारक भी थे। उनका सपना था कि इटली एक रिपब्लिक बने जहां पावर जनता के पास हो। उन्होंने यंग इटली जैसा मूवमेंट शुरू किया ताकि नौजवानों को देश के लिए तैयार किया जा सके। यंग यूरोप भी उन्हीं की खोज थी। उनकी कोशिशें तुरंत तो नहीं पूरी हुई, लेकिन उनके विचारों ने ही आगे चलकर इटली को आज़ाद कराया। तो जब मजीनी के बारे में जान लिया, तो अब आते हैं इटली के ऊपर। तो जर्मनी की तरह इटली भी पहले बिखरा हुआ था। ये कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जहां अलग अलग लोगों का कब्जा था।
इटली को एक करने में किसी एक का नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ था। ज्यूसेपी मजीनी ने लोगों में देशभक्ति जगाई। काउंट कावूर ने अपनी दिमागी चालों और डिप्लोमेसी से नॉर्दर्न इटली को जोड़ा, और ज्यूसेपी गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के दम पर साउदर्न इटली को आज़ाद कराया। इन सब की मेहनत का नतीजा था 1871 तक इटली भी एक देश बन गया। अक्सर हम भूल जाते हैं कि इन मूवमेंट्स में महिलाओं का भी इतना ही बड़ा हाथ था जितना मर्दों का। उन्होंने धरनों में हिस्सा लिया, अखबार निकाले और देश के नए सिंबल्स बनाने में मदद की। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। उन्हें राजनीति से दूर रखा गया। इससे हमें समझ आता है कि तब का नेशनलिज्म इक्वलिटी की बातें तो करता था, पर वो सबके लिए बराबर नहीं था। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जाए इस चैप्टर का। नेशनलिज्म से पहले यूरोप में सिर्फ राजाओं का राज था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने देश और नागरिक का नया आइडिया दिया। कल्चर, भाषा और अर्थव्यवस्था ने लोगों को दिल और दिमाग से जोड़ा। जर्मनी और इटली महान लीडर्स की वजह से एकजुट देश बने। और हाँ, इस नेशनलिज्म में महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिला। अगर आप ये 5 पॉइंट समझ गए हैं तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। अगर आज का ये वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर लगता हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आसान, लॉजिकल और काम के एक्सप्लेनेशंस के लिए कॉन्सेप्चुअल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक है जो आपको तंग कर रहा है। हम मिलकर उसे आसान बनाएंगे। हमेशा याद रखिए, मार्क्स तभी आते हैं जब कॉन्सेप्ट साफ होते हैं। तब तक के लिए अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज। मिलते हैं अगले वीडियो में।